नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीपीएसपी का, जो हमारा पिछला वीडियो दिया था हमने, जहां हमने आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक यानी कि आर्टिकल 61 से आर्टिकल 51 में दिए गए डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स की बात करी थी। डीपीएसपी के जो आर्टिकल है उनको 3 भागों में हम लेते हुए हमने उनको पढ़ा था, तो सारा हम वहां से मैटर पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था, कि आने वाले वीडियो में मैं आपको जो नए डीपीएसपी जोड़े गए हैं अमेंडमेंट के तहत यानी कि संविधान संशोधन के तहत, उन पे चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनको समझेंगे। और साथ में हम बात करेंगे किस चीज की, हम ये भी बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो हम सारी चीजों को हम लेते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है डीपीएसपी का, तो आप लोग वहां जाइए और डीपीएसपी का पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको टोटली समझ में आ सके कि ये चीज है क्या, डीपीएसपी है क्या, और किस प्रकार से भारत के संविधान में जोड़ेगा और किस प्रकार से कार्यरत है, इनकी प्रवृत्ति क्या है। तो जो मेरा पार्ट 1 है डीपीएसपी का, जिसमें मैंने आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में डीपीएसपी को एक्सप्लेन आपको समझाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको और ये चीजें बताना चाहता हूं कि जो हमारा पॉलिटी की सीरीज चल रही है, हम पूरा शुरू से लेकर इसको चलते हुए ला रहे हैं। 1773 में जो आर्टिकल था वहां से हमने पॉलिटी की शुरुआत की थी। तो जितने भी हमारे वीडियोज हैं सारी क्लासों के रूप में आपको मिलते जा रहे हैं। तो आप कृपया करके इन सारे वीडियोज को देखिए, प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको कहीं पर भी क्या करे, कोई भी असमंजस पैदा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा पैदा ना हो। उसके लिए आप सारे वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी हमारे वीडियो आ रहे हैं पूरे कोर्स के रूप में आपको पॉलिटी के हम देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए डीपीएसपी में आर्टिकल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने पहला पॉइंट पकड़ा है कि 42वें संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ज्यादा जरूरी संविधान संशोधन है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं। किसके थ्रू? अमेंडमेंट 42 के थ्रू। और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी इसको नाम दिया गया है। आपकी जो प्रस्तावना है, जो प्रिम्बल है, उसमें एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है, और वो संविधान संशोधन भी अमेंडमेंट 42 के तहत ही करा गया है। तो देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डीपीएसपी में 4 तत्व जोड़े गए, 4 तत्वों को यहां पर जोड़ा गया। पहला निकलकर आपका आया अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 39 में हमने क्या जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यानी कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना, बालकों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करना। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 39 का ए, गरीबों को समान न्याय देने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यह भी किसके तहत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 39A। दोस्तों 39A, 43A, 48A जितने भी आर्टिकल हैं, मैं अपने लास्ट वीडियो में इन सबको समझा चुका हूं। तो इन आर्टिकलों को समझने के लिए आप जाइए मेरे लास्ट वीडियो में डीपीएसपी को, और वहां जाके मैं इन सारे आर्टिकलों का एक्सप्लेन में समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए अनुच्छेद 43 का ए भी जोड़ा गया किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 43 का ए क्या बोलता है, अनुच्छेद 43A बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का ए यानी कि आर्टिकल 48A, यह भी किसके तहत जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, जिसमें बात करी गई है रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, जंगलों और वन्य जीव की रक्षा की। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की। देखिए नेक्स्ट संविधान संशोधन निकल कर आता है 44 अमेंडमेंट 1978। इसके तहत क्या जोड़ा गया है, इसके तहत देखिए अनुच्छेद 38 में एक तत्व नीति को जोड़ा गया है, एक तत्व को नीति डीपीएसपी में शामिल किया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि राज्य से यह अपेक्षा की गई है, यानी कि राज्य को सलाह दी गई है और राज्य से यह उम्मीद करी गई है कि वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा, यानी कि समस्त नागरिकों को बराबर उनके दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आय दी जाएगी, उनको समाज में एक अच्छा सम्मान, एक प्रतिष्ठा दी जाएगी, और इसी के साथ साथ उनको समाज में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सुविधाओं का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अपने लास्ट वीडियो में मैं सारे आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन से समझा चुका हूं, वहां जाकर आप इनका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 86 की हम बात करेंगे। 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित किया गया। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है परिवर्तित किया गया, और इसमें बात करी गई
किसकी? बालकों की, बच्चों की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार 21 का ए, 21 का ए ये कहां है? मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 का ए को यहां पर अधिकार हमने प्रॉपर मूल अधिकार बना दिया गया, जो पहले बात करी गई थी डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 45 के अंतर्गत, उसको हमने 21 का ए में जोड़ा और मौलिक अधिकार बना दिया। और इसी के साथ यहां पर यह बात करी गई है कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका नेक्स्ट संविधान संशोधन की। और नेक्स्ट संविधान संशोधन निकल कर जो आया है वो आया है आपका 97th अमेंडमेंट, यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है और ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद संबंधित है आपका सहकारी समितियों से। यह सहकारी समितियों के विषय में यहां पर लिखा गया है कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, यानी कि राज्य से यह उम्मीद की जाती है, राज्य को यह सलाह दी जाती है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों मैंने यहां पर बात करी डीपीएसपी के तहत जोड़े गए उन आर्टिकल्स की, उन तत्वों की जो किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और कमर कस लीजिए, किसके लिए? आने वाले आगामी एग्जामों की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अब क्या? नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी की आलोचनाएं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई शब्द, जब भी कोई प्रक्रिया या जब भी कोई विषय वस्तु सामने निकल कर आती है तो कुछ आलोचनाएं भी उसकी होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि डीपीएसपी के विषय में क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं और क्या क्या आलोचनाएं आप कर सकते हैं। जो भी बच्चे आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के पर्पज के लिए बहुत अच्छा यहां पर देखिए डीपीएसपी की आलोचना का तत्व निकल कर आया है। तो उसको ध्यान से समझते हुए चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे, देखिए पहला तत्व यहां पर निकल कर आया है, पहली आलोचना निकल कर आई है कि नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायकों और न्यायपालिका के मध्य विवाद या संघर्ष का कारण बन जाते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि राज्य को, यानी कि विधायकों को एक सलाह के रूप में दिया गया है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी राज्य के ऊपर क्या है? बाधित नहीं है। और वहीं दूसरी बात क्या है कि न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो अक्सर जब भी विधायक और न्यायपालिका के बीच क्या होता है, ये एक विवाद का या संघर्ष का कारण बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इनमें नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकता है, नए सिरे से कोई चीज इसमें नहीं जोड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि डीपीएसपी न्यायालय में चुनौती देने लायक नहीं होते हैं। अगर आपके डीपीएसपी का हनन हो रहा है, डीपीएसपी में कहीं बातों का हनन हो रहा है, अगर विधायिका कार्यपालिका उस बात को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं? न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। तीसरी बात यहां पर कही गई है, इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है। किसकी तरह है? नैतिक शिक्षा की तरह है, जिससे वह निर्देशित हो लेकिन बाधित नहीं। कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी हैं वो राज्य को सलाह के रूप में दिया गया है, उनकी नैतिक, उनकी मौलिक शिक्षा के रूप में उनको प्रदान किए गए हैं। परंतु अगर राज्य इसको फॉलो ना करे, इसको माने ना, या राज्य इनको मानने के लिए सक्षम ना हो, तो आप इन्हें क्या नहीं कर सकते हैं? आप इन्हें बाधित नहीं कर सकते हैं, राज्य के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तभी यहां पर पॉइंट निकल कर आया है, वह निर्देशित हैं, बाधित नहीं है। यानी कि डायरेक्शन दिया गया है राज्य को कि आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई प्लानिंग बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, परंतु आप इसको फॉलो करने के लिए, इसको मानने के लिए बाधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं यहां पर आपका किसका? चौथा आलोचना की गई है, इनको भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है। देखिए मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता है। कहने का मतलब हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि जनता के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए ये मूलभूत है। मूलभूत कहने का मतलब है कि आधारित है, ये आधार है उनका, इनका बेस है, हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक घोषित किया गया है इनको, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया गया है। परंतु यहां पर यह बात नहीं कही गई है कि डीपीएसपी में दी गई तत्वों को, कही गई बातों को यदि लागू ना किया जाए तो क्या परिणाम निकल कर आएगा, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, उस निष्कर्ष को यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया है। तो यह भी कहीं ना कहीं इसकी आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपका तत्व, जो आलोचना नंबर 5 की। देखिए इनमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिक संहिता। देखिए दोस्तों, यहां पर बात तो करी गई है कि सरकार से बोला गया है कि आप क्या करेंगे, आप डीपीएसपी को
एक समाज की भलाई के लिए, समाज को लोग नैतिकता बढ़ाने के लिए, समाज में नैतिकता बनाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। जब भी कोई प्लानिंग या प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। परंतु देखिए कितनी बातें ऐसी हैं इसमें जिनको आज तक लागू नहीं किया गया है। जिस प्रकार से यहां पर मैंने आपको बताया, समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 जिसकी बात करता है, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करी गई है वो लागू नहीं हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं लूप होल निकल कर आया है जो आलोचना का कारण बनेगा, किसकी? डीपीएसपी की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे हम अब अध्ययन करेंगे किस चीज का। हम यहां पर कुछ नोट देखेंगे। तो देखिए यहां पर एक नोट लिखाया गया है, भारत में गोवा, कौन? गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसकी बात मैंने जस्ट आपसे 10 सेकंड पहले करी है। मूल अधिकार को यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा डीपीएसपी के जो सिद्धांत है उनको कहां से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से, संविधान से लिया गया है। और 1937 में आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी, मैं जो आपको लास्ट वीडियो दिया था वहां पर भी मैंने बात करी थी, जो कल मेरा अपलोड हुआ है वीडियो डीपीएसपी का, आज की डेट में जो हमारा वीडियो निकल कर आया है उसमें मैंने बात करी थी आपसे कि भैया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी का जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वहां पर मैं आपको मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए चलूंगा। दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करवाऊंगा। तो बात करेंगे अब डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर की। तो देखिए दोस्तों, पहला अंतर यहां पर क्या निकल कर आता है? मौलिक अधिकार में लिखा गया है कि यह नकारात्मक है, जैसा कि यह राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। देखिए राज्य के लिए नकारात्मक है। क्यों है नकारात्मक? क्योंकि राज्य की जो स्वतंत्रता है, राज्य की जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होगा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तो न्यायालय में चुनौतीपूर्ण होगा। अगर राज्य कुछ ऐसा कानून बना दे, कुछ ऐसी योजना बना दे जिसके तहत मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस योजना को, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है और इनको आपके संविधान से या आपके जीवन से, आपके समाज से हटाया जा सकता है। वहीं देखिए डीपीएसपी के विषय में लिखा है कि ये सकारात्मक हैं, राज्यों को कुछ मसले में इनकी आवश्यकता होती है। सकारात्मक हैं। क्यों है सकारात्मक? क्योंकि एक सलाह के रूप में राज्य को दिए गए हैं, राज्य इन्हें मानने के लिए बाधित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, ये न्यायोचित होते हैं, इन्हें हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। कहने का मतलब कि न्यायालय में चुनौतीपूर्ण होते हैं। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और वहीं पर ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। किसके लिए? मौलिक अधिकार के हनन होने पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहां पर लिखा है ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें गैर कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। दोस्तों मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि डीपीएसपी का हनन होने पर, डीपीएसपी में कई बातों को फॉलो ना करने पर, उनकी सलाह ना मानने पर न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं है। न्यायालय में आप किसी भी प्रकार से इसमें कोई चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि गैर न्यायोचित होते हैं। तो 2 अंतर हमने देख लिए। तीसरा अंतर है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था मतलब कि जनता द्वारा जनता का शासन, यह किसका उद्देश्य है? मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। यहां पर लिखा है इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यानी कि समाज का लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? डीपीएसपी का उद्देश्य है। आगे बढ़िए, यह कानूनी रूप से मान्य है। देखिए दोस्तों फिर बोल रहा हूं, न्यायालय में चुनौतीपूर्ण है। किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप कानूनी कार्रवाई यहां पर चलेगी तो यह कानूनी रूप से मान्य है। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नैतिक, देखिए मैंने आपको बताया था कि राज्य के लिए एक नैतिक शिक्षा के रूप में दिया गया है डीपीएसपी को। तो यहां पर किस प्रकार की मान्यता दी जाएगी? इनको नैतिक और राजनीतिक मान्यता दी जाएगी। एक नैतिक शिक्षा कहने का मतलब है कि इनको सलाह दी गई है कि जब भी कोई योजना बनाए आप नैतिकता के रूप में आप इन तत्वों को, इन बातों को अपनी योजना में शामिल करेंगे जो डीपीएसपी में कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 की ओर को। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये व्यक्तिगत हैं। कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का अपना एक मौलिक अधिकार है। तो यहां पर बात करी गई मौलिक अधिकार में व्यक्तिगत कल्याण की बात करी गई, किसी एक नागरिक की कल्याण की बात करी गई है, किसी एक व्यक्ति के कल्याण की बात करी गई है। तो ये कैसे होंगे? ये व्यक्तिगत आपके क्या है?
अधिकार होते हैं। देखिए यहां पर डीपीएसपी में बात करी गई, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह से समाजवादी है। कहने का मतलब डीपीएसपी पूरे समाज को साथ लेते हुए चलता है। डीपीएसपी में पूरे समाज के लिए बनाई गई योजनाओं की बात करी गई है, तो इसलिए कैसे होंगे, ये समाजवादी होंगे, पूरे समाज को समान लेकर चलेंगे, पूरे समाज की बात करेंगे, इसलिए ये क्या है, आपका समाजवादी है, पूरे समुदाय के कल्याण की बात करते हैं। आगे बढ़िए, इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू होते हैं। यानी कि इनको अगर आपको लागू करना है, आपको किसी प्रकार के कोई कानून की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई बिल की राइट्स की जरूरत नहीं है, ये स्वतः लागू रहते हैं। संविधान में इनके बारे में बात करी गई है। इन्हें लागू करने के लिए, और डीपीएसपी में कहा गया है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, स्वतः लागू नहीं होते। यानी कि सरकार को कोई योजना बनानी होती है, सरकार को कानून बनाना होता है कि इनको लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू करने के लिए। और यहां पर हमने अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा है, न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित किया जाए। यानी कि न्यायालय को यह बाध्य करा गया है, न्यायालय का यह कर्तव्य बनेगा कि मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन होने पर उसे, उस बात को, उस विधान को, उस विधि को, उस कानून को, उस योजना को, वो योजना, वो विधि, वो कानून जो उस किसी भी मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, राज्य द्वारा जो बनाई गई है, न्यायालय उसको क्या करेगी, गैर संवैधानिक घोषित कर देगी, अवैध घोषित कर देगी और उसका नामो निशान खत्म कर देगी, उस योजना और उस कानून का। यहां पर लिखा गया है, देखिए, निर्देशिक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता है। अगर आपका डीपीएसपी का हनन हो रहा है तो न्यायालय उसको ना असंवैधानिक घोषित कर पाएगा और ना ही उसको अवैध घोषित कर पाएगा। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। यानी कि वह कानून तब बनाया गया था ताकि डीपीएसपी में कहीं बातों को लागू किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा डीपीएसपी में जो संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए आपके आर्टिकल, जोड़े गए आपके अनुच्छेद। इसी के साथ हमने देखा कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जो आलोचनाएं थी, और हमने एक अंतर स्पष्ट किया किस किसके बीच, मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, राइट्स के अंदर, और आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी भारत के नीति निर्देशक तत्व के बीच में, नागरिकों के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच में हमने क्या अंतर स्पष्ट किया, अंतर स्पष्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने ये सब पढ़ा और नेक्स्ट हम क्लास में आगे इसी प्रकार से पॉलिटी क्लास को जारी रखेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और जल्द से जल्द आपको सारे सब्जेक्ट हम क्या करा सके, प्रोवाइड करा सके, आपके पास सुविधाजनक उनको पहुंचा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।